हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं इंग्लिश का जो प्रश्न बैंक है उसका सेक्शन ए का सॉल्यूशन। इस सेक्शन में हमें करना है रीडिंग कम्प्रहेंशन। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जो भी सॉल्व करना है वो अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझकर उनके आंसर देने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है, एक जो पैसेज दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो प्रश्न यहाँ पूछे हैं उनका आंसर हमें देना है। यहाँ पर देखिए पहला पैसेज दिया हुआ है हमें कि एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव in the outside world and establish an identity of our own, but it is an individual development restricted to merely academics। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, पढ़कर समझकर इसके हमें आंसर देना है। तो यदि हम इसको पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके आंसर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो उसके बजाय आप खुद इसको पढ़ना। यदि फिर भी आपको पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमें ये पढ़ने में कठिनाई होती है, तो मैं ज़रूर इसका अनुवाद करके पढ़कर आपको ज़रूर अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इनके प्रश्न के आंसर देने की। तो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें। प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहला पूछा है, व्हाट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए इस लाइन का मतलब है कि जो माना होता है उनका विकास के लिए जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है। हमने देखिए एक लाइन यहाँ पर पढ़ी थी सबसे स्टार्टिंग वाली, ये हमने लिखा कि ये देखा हमने कि एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो एकेडमिक्स होता है यही ह्यूमन डेवलपमेंट का एसेंशियल पार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आया होगा, देख लीजिए। यदि हम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम एक ही बार में इनका आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आया है सी, ये इसका राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, व्हाट इज़ कंसिडर्ड ए होयक्स। एकेडमिक्स, एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या कोऑर्डिनेशन। जब हम इन अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगला है यहाँ पर, व्हाट हैज़ हंड्रेड्स स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं वर्किंग इन आउटसाइड वर्ल्ड, बी लर्निंग टीम वर्क, गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स। अब इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। जो शिफ्ट सिस्टम की एजुकेशन होती है उसका क्या मतलब है। यहाँ दे रखा है ओ या जीरो बोल सकते हैं हम यहाँ पर, और रेस्ट्रिक्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़, टू इग्नोर 360 डिग्री डेवलपमेंट, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट या टू डेवलप एकेडमिक्स ओनली। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि जो फोकस है वो सर्वांगीण विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। शिफ्ट एजुकेशन का मतलब यह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड होएक्स। इस होएक्स शब्द का मतलब क्या है। होएक्स का मतलब होता है चकमा देना, धोखा देना, हंसना। तो इसका यहाँ पर क्या समानार्थी शब्द होगा वो हमें बताना है। ट्रूथ सत्य, देखिए ये तो धोखा देना होता है, चकमा देना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। अनट्रू, अनमास्क, अनकवर। देखिए यहाँ पर इससे जो मिलता जो शब्द है जो इसका अर्थ हमें बताता है वो है यहाँ पर अनट्रू। ट्रूथ का मतलब सत्य होता है, अनट्रू यानी कि असत्य होता है, अनमास्क यानी कि जो मास्क के पीछे छुपा हुआ है उसको बताना, अनकवर जो ढका हुआ है उसको सबके सामने खोलना। तो यहाँ पर जो अनट्रू है वो इससे मिलता जुलता शब्द है। अगला है यहाँ पर
सिक्स्थ, विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। वर्तमान में हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, क्लासरूम एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स एक्टिविटीज़, टीचिंग एक्टिविटीज़, को करिकुलम एक्टिविटीज़। अभी वर्तमान में जो हमें फोकस करने की आवश्यकता है वो है को करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो सहपाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनको भी करने की आवश्यकताएं होती हैं। ऐसा नहीं है केवल क्लासरूम पर ध्यान दिया जाए, जो शिक्षण व्यवस्था उस पर ध्यान दिया जाए, केवल टीचिंग जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दिया जाए, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ हमें जो सहपाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सारे आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, टू सी द वर्ल्ड, फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट या फॉर मेंटल डेवलपमेंट। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर कि द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, जो 100 साल होते हैं उसको क्या कहा जाता है, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम या एनिवर्सरी। देखिए जो 100 वर्ष होता है उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है कि एक सेंचुरी यानी कि जब कोई क्रिकेटर 100 रन पूरे करता तो बोला जाता है कि सेंचुरी बना ली है। 50 रन होते हैं तो हाफ सेंचुरी बोला जाता है, तो ये 100 है तो इसलिए इसको सेंचुरी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। इसका हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। यूनिक यानी कि अद्वितीय। ऑप्शन दे रखे हैं, रेयर, कॉमन, स्पेशल, अनयूजुअल। यहाँ पर इसका जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा बी नंबर वाला, कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है सामान्य और यूनिक का अर्थ होता है अद्वितीय। नेक्स्ट है इसका कि क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स। जब क्लासरूम में पढ़ाई होती है तो वो हमें इनमें से क्या चीज़ देता है। पहला है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, चांस टू लर्न अदर स्किल्स, द फाउंडेशन या लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है द फाउंडेशन। अब उसके बाद यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ आ जाता है, सेकंड पैसेज आ जाता है जिसको हमें पढ़ना है और पढ़कर इसका आंसर हमें देना है। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये जो दे रखा है, ये दे रखा है पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। इस तरह से इसको भी पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, समझने के बाद यहाँ पर इसको हमें आंसर आउट यहाँ से करने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, देखिए, व्हाट एंश्योर्स इफेक्टिव पेरेंटिंग। देखिए फर्स्ट लाइन में 99% केस में ये होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पहली या दूसरी लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा यहीं पर ही है कि ए लॉट ऑफ टाइम, ए डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ये पेरेंटिंग की जो कला है वो रिक्वायर करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंश्योर इफेक्टिव पेरेंटिंग। ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये वर्क अलग है, यहाँ पर ध्यान रखें, और ए एंश्योर अलग है। इन दोनों के बीच में स्पेस देना है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है। तो देखिए ड्यूटी यह है कि दे शुड टीच द मोरल वैल्यूज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने जो बच्चे हैं उनको मोरल वैल्यूज़, जो आवश्यक बातें होती हैं वो ज़रूर उनको बताएं, उनको सिखाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्हाट एंश्योर्स ओबीडियंस फ्रॉम चिल्ड्रन। तो बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ है ए चाइल्ड नीड्स इंटरेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप, केयर, ए सेफ एंड हेल्थी होम इन्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, recognition and appreciation from his parents, and this ensures obedience
फ्रॉम चिल्ड्रन। यहाँ ये आंसर भी आपको यहाँ इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। आगे, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी मेक मिस्टेक्स इन पेरेंटिंग। यदि पेरेंटिंग जो करते हुए उसमें निभाने में कुछ गलती हो जाती है तो क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर इन दैट कंडीशन। इस स्थिति में क्या होगा, इन दैट कंडीशन पेरेंट्स शुड अपोलोजाइज एंड फॉरगिवनेस। आगे देखिए, व्हाट शुड पेरेंट फॉस्टर इन देयर चिल्ड्रन। इसका आंसर यहाँ पर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा दे शुड ऑलवेज फॉस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड। जो पेरेंट हैं उनको हमेशा फॉस्टर एक्टिव और क्यूरियस माइंड का होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी टीच आवर चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमिलिटी। जो हमारे बच्चे होते हैं उनको कैसे हम जो सही है उसके बारे में सिखाएं। आंसर मिल जाएगा इसका कि वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमिलिटी बाय टेलिंग देम। हमें उनको सिखाना है किसके द्वारा, देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोलोजाइज एंड फॉरगिवनेस। उन्हें हमें बताना है कि अपोलोजाइज क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होता है, माफ़ कैसे किया जाता है, इनके बारे में सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से जो सत्य है उसको स्वीकारने लग जाएंगे। व्हाट डू चिल्ड्रन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता से क्या चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दो टाइप से पूछ रखा है, एक पहले भी था और एक यहाँ पर भी है। सेम आंसर यहाँ पर है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, देख लीजिए। दे नीड इंटरेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप, केयर, एसेफ एंड हेल्थी होम एनवायरनमेंट, एक्सेप्टेंस, रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चे भी यही चाहते हैं, जो माता पिता उनके साथ चाहते हैं कि वो उनके साथ आकर्षित हो, उनके साथ जो गहरा रिश्ता हो उनका, उनकी सुरक्षा करे, उनकी देखभाल करे और उनके साथ जो घर का माहौल हो वो हेल्दी हो। यदि कोई गलती हो जाती है तो गलती का सुधार करे, है ना। ये सारे जो बातें हैं वो एक दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं। अगला है देखिए, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ सेफ। सेफ का मतलब तो सुरक्षा करना, तो इसकी हमें नाउन फॉर्म लिखना है। सेफ यानी कि सुरक्षित होता है और सेफ का जो संज्ञावाचक शब्द हमें बनाना है वो हो जाएगा सेफ्टी। अगला है देखिए, व्हाट इज़ द वर्ब ऑफ फॉरगिवनेस। जो फॉरगिवनेस होता है यानी कि भूलने वाला होता है, इसकी वर्ब क्या होती है। तो इसकी वर्ब होती है फॉरगिव। फॉरगिव यानी कि भूलना। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हेल्दी। हेल्दी का हमें विलोम शब्द यहाँ बताना है, तो हेल्दी का विलोम शब्द बनता है अनहेल्दी। इस हेल्दी के आगे UN हमें जोड़ना है तो ये अनहेल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट पैसेज दे रखा है यहाँ पर, एक हमें डायग्राम दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है यहाँ पर। इस जो सर्कल चार्ट है, पाई चार्ट है, इसमें क्या दे रखा है कि एक एन डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ दे रखा है जो 14% है। एक अदर डिवाइस है यहाँ पर 4% है। यहाँ टैबलेट दे रखा है 19%। यहाँ स्मार्टफोन दे रखा है 33%। यहाँ एक लैपटॉप दे रखा है 30%। यानी कि यहाँ पर जो लोग टैबलेट यानी कि जो कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो डिवाइस यहाँ दे रखी है। और हमें उसके बाद ये पैराग्राफ यहाँ पढ़ना है। ये पैराग्राफ पढ़कर हमें आंसर देना है। तो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और इसको पढ़कर हम यहाँ आंसर देते हैं इसके। सबसे पहला यहाँ पूछा है देखिए, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ सर्वे। जो सर्वे किया गया था उसका जो टॉपिक था, उद्देश्य, शीर्षक था, उद्देश्य था, वो क्या था। तो यहाँ पर हमने यही देख लिया था इस पाई चार्ट में कि यहाँ पर जो इंटरनेट का यूज़ हुआ था उसके बारे में ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ दिया भी हुआ है कि द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स हाउ इंटरनेट्स यूजर्स एज्ड 16+ प्रीफर टू एक्सेस द इंटरनेट एट होम एंड इन अदर प्लेसेस। जो मोबाइल फ़ोन है उनके या जो इंटरनेट यूज़ करने की डिवाइस है उनका यूज़ यहाँ पर किया गया है। उनको बताया है कि कौन कितनी डिवाइस को कितना % यूज़ करता है। तो हमने यहाँ लिखा है इसका आंसर कि प्रीफर्ड डिवाइसेस फॉर एसेसिंग इंटरनेट, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच फोर डिवाइसेस आर मेंशन्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे शामिल हुए थे उनकी जो मुख्य 4 डिवाइस थी वो कौन कौन सी थी।
हमने पाई चार्ट में देखा था, ऑप्शन है जो उसमें थे वो है ए स्मार्टफोन, लैपटॉप, ए टैबलेट एंड ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ पर दिए हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट इसमें शामिल हुए थे उनकी एज क्या है, तो एज है उनकी 16+ ईयर्स। व्हाट इज़ द क्वेश्चन रेफर्ड हियर, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी डिवाइस यहाँ पर प्रेफर करते हैं, तो आंसर है इसका, आंसर हम लिखेंगे इसका कि द क्वेश्चन रेफर्स हियर इज़ दैट, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे वो है कि विच इंटरनेट डिवाइसेस आर मोर यूज्ड अमंग 16+ ईयर्स एज ग्रुप, जो 16 से ज़्यादा उम्र के हैं वो ज़्यादातर कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स, पाई चार्ट में हम देखते हैं तो वहाँ दिया हुआ था कि स्मार्टफोन यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो 33% हैं। ओनली 19% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यूज़ टैबलेट्स, ट्रू और फॉल्स, हमें बताना कि जो टैबलेट यूज़ करते हैं वो केवल 19% है। पाई चार्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पर दे रखा है टैबलेट 19%, तो ये सत्य है, यहाँ लिख देंगे हम ट्रू। विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर डिवाइस ऑफ द मैन 4 डिवाइसेज, जो 4 डिवाइस हमने यहाँ पर देखी थी उनमें सबसे कम जो यूज़ हो रही थी वो कौन सी डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा इसका डेस्कटॉप कंप्यूटर। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, हम फ्यूचर में क्या आशा कर सकते हैं इन को देखकर, तो हम आशा कर सकते हैं कि इन फ्यूचर वी कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट टू सी मोर एंड मोर पीपल एक वो आएगा यहाँ पर एक्सेसिंग द इंटरनेट विथ स्मार्टफोन एज देयर प्रीफर्ड चॉइस, हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इंटरनेट का जो यूज़ है वो करने के लिए स्मार्टफोन का ही यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द सर्वे, इस सर्वे का जो नतीजा है वो क्या हुआ, उपसंहार क्या है इसका, तो आंसर हो जाएगा द कंक्लूजन ऑफ द सर्वे इज़ टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल यूज डिफरेंट डिवाइसेस फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट, इससे हमने पता लगाएंगे जो व्यक्ति हैं वो कौन से डिवाइस को कितने परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं। लास्ट, इट इज़ क्लियर दैट मैनी पार्टिसिपेंट्स आर एक्सेसिंग द इंटरनेट आउटसाइड देयर होम्स, इससे हमें ये पता चला कि जो पार्टिसिपेंट है वो घर के बाहर, आउटसाइड देयर होम, घर के बाहर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सत्य है या असत्य है, तो हमें लिखना है यहाँ पर ये सत्य है, यहाँ पर ट्रू आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद एक और पैसेज यहाँ दिया हुआ था कि नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन ए गोल्ड मेडल, जो नीरज चोपड़ा है उसने केवल गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि फ्लाइंगिंग द जेवलिन ए स्टेजरिंग 87.58 मीटर टू टॉप द चार्ट इन टोक्यो बट वैल्यूटेड हिमसेल्फ इन टू हिस्ट्री बुक, यहाँ पर नीरज चोपड़ा का एक पैसेज दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद इसके हमें आंसर देना है, तो हम इनके आंसर यहाँ पर दे लेते हैं इस प्रकार से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है हमसे कि नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन, जो नीरज चोपड़ा है उसने गोल्ड मेडल किस गेम में जीता है, ऑप्शन दे रखे हैं रेसलिंग में, हाई जंप में, जेवलिन में या जिम्नास्टिक्स में, तो हमने अभी हाल लाइन पढ़ी है यहाँ पर, तो जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था जेवलिन में, ऑप्शन सी राइट है। हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया, पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि जो पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था वो मिला था भारत में अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। उसके बाद दे रखा है नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड, ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पर खाली जगह भरना है, इन हिज विलेज, कि जो नीरज चोपड़ा है उसको गांव में क्या बुलाते थे, ऑप्शन दे रखे हैं गोल्डन बॉय, हेडमैन, जूनियर, लॉर्ड, तो जो नीरज चोपड़ा उसको गांव में सरपंच कह के बुलाते थे, हेडमैन कहकर बुलाते थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नीरज वॉन हिज गोल्ड मेडल इन, फिर ब्लैंक्स है ओलंपिक्स, तो नीरज चोपड़ा ने जो अपना गोल्ड मेडल जीता था वो कौन से ओलंपिक में
जीता था, कहाँ के ओलंपिक में जीता था? ऑप्शन पेरिस, टोक्यो, लंदन, बीजिंग। तो उन्होंने जो टोक्यो में ओलंपिक में अपना गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, विच ऑफ दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। इनमें से कौन सा वाक्य सही है ये हमें बताना है। नीरज वॉज टेकन टू शिवाजी स्टेडियम बाय हिज मदर। हिज फैमिली डिड नॉट वांट हिम टू थ्रो जेवलिन। वॉकर हेमलन फेल्ट नीरज वुड नेवर विन ए मेडल इन ओलंपिक्स। नीरज हैज़ एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। यहाँ पर जो इनमें से सत्य बात है वो है ऑप्शन नंबर डी, 86.48 मीटर। यही ऑप्शन में जो पैराग्राफ है आपको यही मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ दे रखा है ये कि इन 2016 विथ ए अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर विच स्टिल स्टैंड्स। यहाँ पर बात, ये सेंटेंस ये दिया हुआ था, ये राइट है यहाँ पर। अगला देखें यहाँ पर, नीरज हैज़ बिन गिवन। नीरज हैज़ बिन गिवन, तो नीरज को कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, द्रोणाचार्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। तो जो अर्जुन नीरज है उसको अर्जुन अवार्ड मिला था। नीरज हैज़ आल्सो वॉन गोल्ड मेडल इन। नीरज चोपड़ा को इनके जो जेवलिन है उसके अलावा और किस में गोल्ड मेडल मिला है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या ऑल ऑफ दिस में। तो यहाँ पर जो नीरज है उसको इन सभी गेमों में गोल्ड मेडल मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंजिस्टेंट। कंजिस्टेंट के समान ही इनमें से किसका अर्थ है? ऑप्शन दे रखा है, वेरियंग, सेम, डिफरेंट, चेंजिंग। कंजिस्टेंट का मतलब यहाँ पर समान होगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द ऑथर्स पर्पस इज इन राइटिंग द अबव पैसेज इज। जो ऑथर है उसको यह पैसेज लिखने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं, टू डिस्क्राइब इंडियाज मेडल टैली इन ओलंपिक्स, टू अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टू ग्लोरीफाई जेवलिन थ्रो, टू नरेट जर्नी ऑफ ए विलेज बॉय टू ओलंपिक्स। तो यहाँ पर इसको बताने का उद्देश्य यही है कि एक गांव का जो लड़का है, मामूली गांव का लड़का है, वो किस तरह से उसने अपने जीवन में प्रयास करके वो किस तरह से गोल्ड मेडल जीता, किस तरह से वो ओलंपिक में गया, ये यहाँ पर ये बताना चाहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो इसका हमें विलोम शब्द यहाँ पर बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, पहले भी पैसेज में हमने किए हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिक्लूड, एक्सक्लूड, सेक्लूड, ऑक्लूड। तो यहाँ पर इसका जो राइट एंटोनिम है वो है एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब शामिल करना और एक्सक्लूड मतलब शामिल नहीं करना। तो इस तरह से इसके जो पैसेज थे उनके सारे क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। हमें यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पर उनका नोट्स बनाना है। नोट्स यानी कि कुछ बातें हमें जो अच्छी लगी है उनके बारे में यहाँ पर बेसिक नोट हमें बनाना है। उसके बाद गिव ए सूटेबल टाइटल, हमें टाइटल बताना है कि इस टाइटल का शीर्षक क्या है, इसका किसके ऊपर लिखा गया है। और राइट ए शॉर्ट समरी। शॉर्ट समरी का मतलब होता है हमें यहाँ पर इसका सारांश बताना है। राइट ए शॉर्ट समरी ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट्स। हमें नोट्स के आधार पर यहाँ पर एक समरी बनानी है। तो देखें यहाँ पर किस प्रकार से हम नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स हम यहाँ पर पॉइंट्स में बना सकते हैं कि जो हमें पॉइंट्स अच्छे लगे हैं। हम यहाँ पर आपको एक बता रहे हैं सॉल्व करना, और बाकी ये जो इसमें नोट्स बनाने वाले हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से
उनके आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखें यहाँ पर, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो हमें यहाँ पर बातें अच्छे से समझ में आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नोट्स हमें लिखना है। तो देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ पर केवल 1-2 लाइन पढ़ रहा हूँ, पूरा आप स्वयं खुद पढ़ना और उसके बाद इनका नोट्स बनाना। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस केसेस ए कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ us case is frequently our failure to control one of the commonest of all elements sometimes seems ridiculous. Medical science regularly but practices transplant surgery and has right whole countries of such fatal disease as typhus and the plague। यानी कि ये जो पैसे दिया हुआ है, बीमारियों के ऊपर पैसे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इन पर नोट्स बनाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के लिए हम 2-3 पॉइंट यहाँ पर मेन रखेंगे। तो हमने नोट्स के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट मेन लिखे हैं। पहला लिखा है स्टेटस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो मुख्य बातें हैं उनके इनका स्टेटस क्या है यहाँ पर। दूसरा रीजन ऑफ फॉर नो कंट्रोल्स, हम उन कारकों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसका क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकता है। और उसके बाद थर्ड है जो हमने यहाँ पर इनको डिफाइन किया है, वो है यहाँ पर वायरसेस ए प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग, जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पहले पॉइंट में हमने यहाँ पर 2-3 बातें लिखी है। पहला लिखा 1.1 करके कॉमन कोल्ड, जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है उसका नो क्योर टू कंट्रोल, उसका कोई भी अभी हमें कंट्रोल नहीं मिला है, यानी कि हम उसको कम कर सकते हैं लेकिन ये आम समस्या होती है। उसके बाद हमें दूसरा मिला है क्योर अवेलेबल, फिर भी हमें जो सुरक्षा है वो करना चाहिए। और हमने अभी तक यहाँ पर जो टाइफस है, प्लेग है, इन पर कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद देखिए रीजन फॉर नो कंट्रोल में 2.1 हमने लिखा वायरल इन्फेक्शन अफेक्ट द लाइनिंग, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो अटैक करते हैं जिनसे अपना मानव जीवन प्रभावित होता है। 2.2 में हमने लिखा है नोट्स में कॉज्ड बाय द फैमिली ऑफ वायरसेस रियाना वायरसेस, जो वायरस फैमिली इंजेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, वो कौन सा वायरस है सामान्य तौर पर, तो रियाना वायरस है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ इसको पैराग्राफ को तो ही मिल जाएगा। फॉर सर्टेन कोल्ड्स नो वायरसेस हैव येट बीन आइसोलेटेड। उसके बाद वायरसेस ए प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग, वायरस को भी आइडेंटिफाई करने की समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। कांट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, इनको सामान्य माइक्रोस्कोप के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। अब ये जो बीमारियों के ऊपर था तो हम इसका टाइटल लिखेंगे इस प्रकार से। टाइटल हो गया कॉमन कोल्ड एन अनकॉमन प्रॉब्लम, ये अनकॉमन प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें समरी लिखना है, तो समरी हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि ट्रूली इट्स रेडिकुलस दैट वी हैव द क्योर ऑफ फैटल डिसीज लाइक टाइफस एंड प्लेग, बट मेडिकल साइंस डजंट हैव द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड दैट इज सो प्रिवलेंट एंड इट सीम्स दैट वी आर लाइकली टू सफर इट फॉर सम टाइम मोर। इट्स रीजन इज दैट it is caused by the family of viruses known as rhinoviruses. They are very very small and can't be seen with ordinary microscope। इस प्रकार से हमें इसका नोट्स बनाना है, इसका टाइटल लिखना है और इसकी समरी बनानी है।